आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो जो एनर्जी यूज करता है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वही आपकी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम लिखते हैं आई से, आई ई। आई मीन्स आयोनाइजेशन और ई मीन्स एनर्जी। अब देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ओके गाइस, ये आपका हो जाता है एस ब्लॉक, ये आपका होता है डी ब्लॉक, ये आपका होता है पी ब्लॉक और यहाँ पे आपका नीचे होता है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसमें दो ग्रुप होते हैं और इसमें D1 से लेकर D10 तक मतलब 10 ग्रुप्स होते हैं और यहाँ पे आपका P1 से लेके P6 तक, ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 ग्रुप होते हैं। ठीक, अब हम सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखने जा रहे हैं। अगर हम एस ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट लिखे तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट। अगर हम सेकेंड ग्रुप का लिखे तो यहाँ पे क्या होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55 और इसका 87। इसका लिखें तो ये 4, ये 12, ये 20, ये 30 और ये 56 और ये 88, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा गया है। अच्छा, ये बेरिलियम 4 है तो बोरॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, तो यहाँ फर्स्ट शेल में आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे 2 शेल है, ठीक है, 1 और 2। ठीक, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 3 शेल है, 1 2 और 3। इसमें इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम पोटेशियम को बनाए तो 1 2 3 4, ठीक है, इस पोटेशियम का। तो यहाँ पे आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। सबके आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। क्यों आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये देखिए हाइड्रोजन का होता है 1s1, लिथियम का होता है 1s2 2s1, सोडियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। तो सबके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1। तो वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर पोटेशियम का देखें तो कौन सा शेल है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ शेल है 1 2 3 4 देन 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं और साथ के साथ एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं तो हमारा साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सडनली हमारा साइज अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज हो रहा है। सेम यही चीज हमारे सेकेंड ग्रुप के साथ भी होगा।
तो अगर साइज इंक्रीज है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पे होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पे होगा या फिर इस इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है इस वाले इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा, उससे कम इस पे, उससे कम इस पे, उससे कम इस पे और सबसे कम इस पे होगा। ठीक है, क्योंकि क्या यहाँ पे न्यूक्लियस से इस आउटर शेल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियस अपना उतना इफेक्टिव फोर्स इस वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा पाता जितना इफेक्टिव फोर्स न्यूक्लियस का इस वाले इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस आउटर शेल पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम जो आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे वो हम कम देंगे। इससे ज्यादा हमें यहाँ देना पड़ेगा, इससे ज्यादा हमें यहाँ देना पड़ेगा, इससे ज्यादा हमें यहाँ देना पड़ेगा और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हमको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो हम ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि जैसे जैसे हमारा साइज इंक्रीज होता जाता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम इसके बिहाफ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, अगर हम साइज की बात करें तो नीचे जाने पे साइज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो अभी हमने आपको क्या बताया, नीचे जाने पे हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सबसे कम एनर्जी कहाँ लगानी पड़ेगी, यहाँ पे, उससे ज्यादा हमें यहाँ, उससे ज्यादा यहाँ, उससे यहाँ, उससे ज्यादा यहाँ। तो इस ओवरऑल कंक्लूजन को, इस ओवरऑल को देख के हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। ओके, तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। अब आइए बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने की। ठीक, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये इस वाले सीक्वेंस में अगर हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये सभी के सभी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। मतलब अगर हम लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकेंड शेल हो गया। अगर हम बेरिलियम का बनाए तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा फर्स्ट शेल हो गया, ये हमारा सेकेंड शेल हो गया। सेम इसका भी, बोरॉन का भी फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, सभी के सभी सेकेंड पीरियड के हैं तो सभी में 2 ही शेल बनेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम कैसे बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने, राइट टू लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, उसका रीजन ये होता है कि यहाँ पर इस वाले फ्लोरीन की बात करें, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है। यहाँ की बात करें तो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन है और यहाँ न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसका है, फ्लोरीन का। तो जब इसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है तो ये इन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो शेल है उसका साइज श्रिंक हो जाएगा। मतलब जब ये फोर्स से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो इनका साइज इस पहले के कंपेरेटिवली श्रिंक हो जाएगा और साइज कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके कंपेरेटिवली साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसमें उतना न्यूक्लियस अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा तो वो साइज उतना छोटा नहीं होगा। ठीक है, सेम इसके साथ भी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इधर सबसे ज्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्शन है
तो ये साइज श्रिंक होगी तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, इसका। उससे थोड़ा बड़ा साइज किसका होगा, इसका। उससे थोड़ा बड़ा इसका, उससे थोड़ा बड़ा इसका, उससे थोड़ा बड़ा इसका और इसका, फिर उससे बड़ा इसका। तो मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेम पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है। अब जब हमारा साइज डिक्रीज हो जाएगा, जब हमारा साइज डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा साइज कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा हमारा फ्लोरीन का हो जाएगा। तो जब सबसे छोटा फ्लोरीन का हो जाएगा तो इसका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पे इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ सबसे ज्यादा है। तो साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन उसका सबसे ज्यादा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे हमारा साइज डिक्रीज होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो अभी हमने एक रिलेशन लिखा था, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब साइज अगर हमारा छोटा होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी होगी। इसलिए जब हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब एक चीज और, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखें पीरियड में, अगर हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, अगर हम पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखें बेटा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम बेरिलियम की, फिर इससे ज्यादा किसकी हो जाएगी आपकी बोरान, उससे ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा फ्लोरीन। यही ऑर्डर होना चाहिए था, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो उसके लिए हमें ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन सीक्वेंस क्या होता है, प्रैक्टिकली जो हमने देखा, प्रैक्टिकली हमने देखा बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे, बोरॉन से ज्यादा होती है। फिर ये कार्बन का सीक्वेंस है, फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर आपका फ्लोरीन आएगा। तो यहाँ पे बेरिलियम क्या और यहाँ पे चेंज हो रहा है, या फिर इसको हम ऐसे लिख दें, यहाँ पे बोरॉन लिख दें और यहाँ पे हम क्या लिख दें, बेरिलियम लिख दें, ठीक है। मतलब बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, बोरॉन के ज्यादा होनी चाहिए थे। लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी से। अगर हम बेरिलियम देखें तो बेरिलियम 4 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। मतलब ये क्या है, इसका ये जो सबशेल है ये क्या है, फुल्ली फील्ड है। तो अब फुल्ली फील्ड है तो इस फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मच टफ होता है, या हमें ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ती है। तो बेरिलियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, वो ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बेरिलियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो कम होगी। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा होगी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। अच्छा ठीक है, ये फुल्ली फील्ड स्टेबल था, इसलिए हमें इसके इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती थी। इसीलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, तो ये देख लेते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। और अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो ये होता है 1s2 2s2 और 2p4।
ठीक है। अगर हम इसका सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल करें बेटा, तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यह हाफ फील्ड स्टेबल है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो ये हाफ फील्ड स्टेबल नहीं है, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर सकता है। लेकिन क्या नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर पाएगा? नहीं। इसको आसानी से इसका इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल है। इसीलिए ये सीक्वेंस पहले नाइट्रोजन साइज के अकॉर्डिंग तो आयनाइजेशन एनर्जी ये होनी चाहिए थी, लेकिन जब हमने अब देखा स्टेबिलिटी के बेसिस पे, तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपका ये हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? साइज पे डिपेंड करती है। आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एनर्जी साइज के साथ साथ स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करती है। अब देख लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो अगर हम नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये होता है 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ ये हाफ फील्ड स्टेबल है, इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो हमने एनर्जी दी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब इसमें कितने बड़े? 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या अब हमें दोबारा, मान लो हमारा बन गया ये n प्लस बन गया, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, ठीक, प्लस बन गया। अब मान लो हमें ये n2 प्लस बनाना है, यहाँ हमारा n प्लस बन गया। अब हमें n2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी निकल गया है, इसलिए अब हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि अब ये यहाँ पे क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जरूरी नहीं है कि उसी ट्रेंड में बढ़े या घटे, ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मान लो एक सेकेंड, थैंक यू।